उधर रामलला की नगरी अयोध्या में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ 8 राज्यों के सीएम पहुंच चुके हैं। अयोध्या में सभी मुख्यमंत्रियों का भव्य स्वागत किया गया है। सभी मुख्यमंत्रियों का तिलक लगाकर स्वागत किया गया है। रामलला की नगरी में 8 राज्यों के मुख्यमंत्री रामलला की नगरी में भ्रमण करेंगे। उसके बाद सभी मुख्यमंत्री लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। तो जैसे जैसे तस्वीरें सामने आ रही हैं हम आपको दिखा रहे हैं। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा क्योंकि अगुवाई भी कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जो हैं सभी पहुंचे हैं और यहां से एक संदेश देने की कोशिश भी हो रही है। तस्वीरें जो आ रही है वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, हेमंत बिस्व शर्मा मुख्यमंत्री आसाम, पेमा खांडू मुख्यमंत्री अरुणाचल प्रदेश, एन बीरेन सिंह मुख्यमंत्री मणिपुर, बिप्लब कुमार देव मुख्यमंत्री त्रिपुरा, प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री गोवा, मनोहर लाल मुख्यमंत्री हरियाणा, भूपेंद्र भाई पटेल मुख्यमंत्री गुजरात, ये वो मुख्यमंत्री है जो पहुंचे हैं और कई महत्वपूर्ण चीजें जो हैं यहां से निकल कर आ रही हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अगुवाई कर रहे हैं इस पूरे कार्यक्रम की, हम कहें इस अयोध्या के पूरे दौरे की सभी मुख्यमंत्रियों के। तीन डिप्टी सीएम जो हैं वो भी साथ में मौजूद हैं। रेणु देवी उप मुख्यमंत्री बिहार, तारकेश्वर प्रसाद उप मुख्यमंत्री बिहार, चोना मीन उप मुख्यमंत्री अरुणाचल प्रदेश जो हैं वो भी मौजूद हैं। रामलला के दर्शन बीजेपी के जो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं अयोध्या में हम आपको दिखा रहे हैं और अयोध्या में जश्न है वो भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तस्वीरें बेहद ही महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम और ये तस्वीरें अपने आप में माना जा रहा है, इसे चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। मन में एक जिज्ञासा और जिसे कहते हैं कि मन में एक तमन्ना थी कि भव्य राम मंदिर बने। आज हम सब लोगों के लिए खुशी की बात है कि वो सपना करोड़ों भारतवासियों का पूरा हो रहा है। और आज हम सब लोग जब यहाँ पर आए थे, काशी विश्वनाथ जी के धाम का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया, तत्पश्चात मुख्यमंत्री परिषद की बैठक हुई, तो हम सब लोगों की इच्छा थी कि हम यहाँ रामलला के दर्शन भी करें और वो जो भव्य मंदिर बन रहा है उसका अवलोकन भी करें, सब लोग देखें। क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री हम सब लोग समय समय पर मिलते रहते हैं, तो जब काशी तक आए थे तो सब लोगों की इच्छा थी कि हम रामलला के दर्शन करें, उसीलिए हम आए हैं। और आज हम लोगों के लिए खुशी का दिन है कि इस प्रेरणा को हम लोग अपने साथ संजो पाएंगे। ये पूरे मुख्यमंत्रियों के साथ पहले काशी और पूरे मुख्यमंत्रियों के साथ फिर अयोध्या, चुनाव भी हैं 2022। देखिए, हम सब लोग हमेशा राष्ट्र की सेवा के लिए लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी भारतीय संस्कृति और भारतीय विचारधारा को लेकर के, राष्ट्रीयता की विचारधारा को लेकर के काम करती रहती है। और हम सब जानते हैं कि करोड़ों लोगों की प्रेरणा स्रोत रामलला का मंदिर रहा है। तो काशी तक आएँ, विश्वनाथ धाम का उद्घाटन हो, प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा हो और उसका नवीनीकरण हो, उसका भव्य देखने के, उस कार्यक्रम को देखने का सौभाग्य मिले और रामलला के दर्शन न करें और अयोध्या न हो तो यात्रा पूरी नहीं होती है। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा, और हमारा चुनाव से उसका संबंध नहीं है, हमारा संबंध आस्था से है। अखिलेश यादव ने जो बयान दिया था आखिरी वक्त वाला, उसके बाद उन्होंने एक सफाई। और आज बेहद ही महत्वपूर्ण दिन, उत्तराखंड के 5वें धाम के रूप में सैन्यधाम का शिलान्यास हो रहा है। आपको सीधा लिए चलते हैं, क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री। 1734 परिवारों से जो पवित्र माटी यहाँ पहुंची है उसका संयोजन करने वाले हमारे सैनिक कल्याण मंत्री आदरणीय गणेश जोशी जी, इस क्षेत्र की बहुत ही लोकप्रिय सांसद आदरणीय माला लक्ष्मी शाह जी एवं मंच पर उपस्थित हमारे सभी आदरणीय विधायकगण, जिला पंचायत की अध्यक्षा जी, हमारे मेयर साहब एवं सभी, चूंकि समय की बाध्यता है, मैं सभी हमारे उपस्थित पदाधिकारीगण और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी शहीदों के परिजन, हमारी वीर नारियां, हमारे वीर सैनिक, उपस्थित हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, हमारे नौजवान साथी, एनसीसी के कैडेट्स और पत्रकार मित्रों और छायाकार बंधुओं, आज
मैं आप सबकी तरफ से, चूंकि अत्यधिक व्यस्तता के बावजूद भी माननीय राजनाथ सिंह जी से जब हम लोगों ने आग्रह किया था कि आपको इस यात्रा का प्रारंभ भी करना है और आपको इसका समापन भी करना है, तो अत्यधिक व्यस्त होते हुए भी उन्होंने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, जहां सैनिकों की बात हो, हमारे शहीदों की बात हो, उनके परिजनों की सम्मान की बात हो, तो मैं निश्चित आऊंगा। वो आज हमारे बीच में उपस्थित हुए। मैं आप सबकी तरफ से, अपनी तरफ से, उत्तराखंड वासियों की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करना चाहता हूं। माननीय रक्षा मंत्री जी के नेतृत्व में सदैव देश के वीर जवानों का मनोबल बढ़ाने का काम हुआ है। आदरणीय रक्षा मंत्री जी स्वयं एक किसान पुत्र हैं, जमीन से जुड़े राजनेता होने के साथ साथ किसानों तथा सैनिकों के आने वाली चुनौतियों से भली भांति परिचित हैं। सैनिक तथा उनके परिजनों के लिए आदरणीय रक्षा मंत्री जी द्वारा लगातार काम किए जा रहे हैं। उनको मनोबल को बढ़ाने के लिए, सेना को आगे बढ़ाने के लिए, सैनिकों के सम्मान के लिए लगातार आपके नेतृत्व में लगातार काम हो रहे हैं। भारतीय सेना के सशक्तिकरण को लेकर माननीय रक्षा मंत्री जी की दूरदृष्टि और बनाई जा रही योजनाओं का आने वाले कई वर्षों तक अनुसरण किया जाएगा। आज के इस अवसर पर मैं भारत माता के वीर सपूत स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत जी को अपनी तथा देवभूमि उत्तराखंड की तरफ से श्रद्धांजलि देता हूं। वह देश के लिए अपनी अंतिम सांस तक समर्पित रहे। और सच बताऊं तो अभी भी ये विश्वास नहीं होता है कि जनरल रावत अब हमारे बीच में नहीं है। कितनी उनकी सारी योजनाएं थी, लगातार उत्तराखंड के बारे में वो चिंता करते थे, और मैं आज इतने सारे लोग जब यहां पर एकत्र हैं और जनरल रावत हमारे बीच में नहीं है, मुझे उनके साथ अपने पूज्य पिताजी की जो रेजिमेंट है, महा रेजिमेंट सागर में, उनके साथ वहां के बार मेमोरियल में जाना था और उनके द्वारा ये कार्यक्रम बनाया गया था और इसी माह वहां जाना था। लेकिन क्या पता कि नियति को कुछ और मंजूर था, आज हमारे बीच में वो नहीं है। उनके बहुत सारे सपने थे उत्तराखंड राज्य को लेकर, उनका गहरा लगाव था सैनिक परिवारों के लिए, सैनिकों से, यहां के पलायन को लेकर, यहां के रोजगार को लेकर। मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि उनको श्रद्धांजलि देते हुए कि हमारी सरकार उनके सारे सपनों के अनुरूप उन सभी चीजों को आगे बढ़ाने का काम करेगी। जनरल रावत जी आज हमारे बीच में नहीं है। उत्तराखंड की इस माटी के ऐसे हर एक लाल किले में कहना चाहता हूं कि खुद से ज्यादा जिसे इस देश से प्यार होता है, वर्दी पहने वही सीमा का पहरेदार होता है। दूर रहता है अपनों से, अपनों के लिए फौजी, सारा ही वतन उसका अपना परिवार होता है। आज का दिन बेहद खास दिन है। जिस भव्य और दिव्य देशभक्ति की भावना से ओत-प्रोत सैन्य धाम का स्वप्न हम सभी ने देखा था, अब वो साकार होने जा रहा है। और मैं आदरणीय राजनाथ सिंह जी, जो कि सैनिकों के प्रति हमेशा ही संवेदनशील रहते हैं, और ऐसे स्थानों के प्रति मैं आपको भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये सैन्य धाम हमारी सरकार पूर्ण मनोयोग के साथ बनाएगी। जो काम आज आपके हाथों यहां पर प्रारंभ हुआ है, ये सैन्य धाम हमारे रणबांकुरों को एक श्रद्धांजलि मात्र नहीं है, बल्कि यह वह स्थान है जहां देश भर के असंख्य युवाओं को राष्ट्र सेवा के लिए भी यह स्थान प्रेरित करेगा। राज्य के अमर शहीदों के आंगन से लाई गई पवित्र मिट्टी ने इस धाम की पवित्रता को और अधिक बढ़ा दिया है। इस स्मारक का एक एक कण आने वाली पीढ़ियों को हमारे वीर सैनिकों की अमर गाथा सुनाएगा।
हमारी ये देवभूमि वीर भूमि के नाम से विख्यात है और हमारे प्रदेश के हजारों सैनिक आज भी देश की सेवा में तत्पर हैं। उत्तराखंड की भूमि ने एक से बढ़कर एक वीर सैनिक इस देश को दिए हैं, जिन्होंने हमेशा देश की आन बान शान के लिए काम किया है, भले ही इसके लिए उन्हें तिरंगे में ही लिपट कर क्यों ना आना पड़ा हो। राष्ट्र रक्षा के लिए हमारे इन सैनिकों ने कभी अपने प्राणों की परवाह नहीं की और भारत की आन बान शान को हमेशा बढ़ाने का काम किया है। भाइयों बहनों, हमारी पार्टी के देश के वीर सैनिकों का सम्मान सदैव सर्वोच्च रहा है। मैं स्वयं एक सैनिक पुत्र होने के नाते मेरे पल प्रतिपल में कोशिश रहती है कैसे सैनिकों और उनके परिवारों को जीवन को और बेहतर बना पाए। सैन्य परिवार से आने के कारण ऐसे परिवारों का संघर्ष, उनके दुख दर्द को बेहतर तरीके से मैं समझ सकता हूं। कैसे एक सैनिक के माता पिता अपने बेटे के लौट कर आने का इंतजार करते हैं, कैसे उस वीर की अर्धांगिनी साथ न होकर भी उसके साथ बनी रहती है, कैसे सैनिकों के बच्चे अपने पिता से लिपटने, उनका दुलार पाने को व्याकुल रहते हैं। इसके बाद भी जो भी स्थिति होती है, चाहे जैसा मौसम होता हो, -डिग्री तापमान पर भी हमारे सैनिक पूरी कर्तव्य निष्ठा और दृढ़ता के साथ देश की रक्षा के लिए समर्पित रहते हैं। आज माननीय रक्षा मंत्री जी के हाथों आपका सम्मान हुआ और सच बताऊं तो आपका सबका सम्मान करके हम सब स्वयं सम्मानित हो रहे हैं। सैनिकों का सम्मान केवल उन्हें तबके देकर नहीं किया जाता, दुश्मन के सामने उन्हें खुली छूट देकर भी उनके सम्मान को बढ़ाया जा सकता है। पहले के समय में क्या होता था, जब दूसरी सरकारें देश के अंदर होती थी तो सीमा पार से या कहीं आतंकवादियों की तरफ से कोई गोली आती थी तो उनको लंबा इंतजार करना पड़ता था कि कब ऑर्डर मिलेगा और कब गोली चलेगी। लेकिन देश के अंदर जब से मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, माननीय रक्षा मंत्री जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, अब सीमा पर खड़े हुए जवान को किसी के आदेश का इंतजार नहीं करना पड़ता है, बल्कि गोली आती है तो गोली का जवाब गोली से जवाब देने का काम होता है। हमें गर्व है आज ऐसी देश की सरकार पर जो सरहद से लेकर घर तक सैनिकों को प्रोत्साहित कर रही है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरी सरकार ताकत के साथ सैनिकों का हौसला बढ़ा रही है। इसी का नतीजा है हमारे वीर सैनिक, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे वो गलवान का युद्ध हो, चाहे जो भी संघर्ष की बात हो, हमेशा दुश्मन के दांत को खट्टा करने का काम हमारी सेना कर रही है। मैं आज के इस अवसर पर सभी सैनिकों को अपनी ओर से बहुत ही श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, जो शहीद हुए हैं देश के लिए, जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान किया है और जो हमारे देश की रक्षा में लगे हुए हैं, उन सब का स्मरण करना चाहता हूं। और ये जो सैन्य धाम बनेगा, ये निश्चित रूप से हमेशा हम सबको उनका स्मरण कराएगा। आज के अवसर पर चूंकि माननीय रक्षा मंत्री जी को हम सब ने सुनना है, मैं बहुत ज्यादा न कहते हुए आप सबसे केवल इतना कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार सैनिकों के प्रति और जो हमारे बीच नहीं रहे, जिन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है, हम हमेशा उनको अपने स्मरण में रखेंगे। हमेशा हम उनके कर्जदार हैं, हम उनके ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकते। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार जो अंत्योदय के सिद्धांत पर काम करती है, उत्तराखंड के कोने कोने में, उत्तराखंड के अंतिम व्यक्ति तक जब तक हम विकास नहीं पहुंचा देते हैं, तब तक सरकार की योजनाएं नहीं पहुंचा देते हैं, सेवा का काम जब तक पूरा नहीं कर देते हैं, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। लगातार हम इस दिशा में काम करेंगे। मैं पुनः एक बार सभी हमारे शहीदों को नमन करते हुए और आप सबकी तरफ से माननीय रक्षा मंत्री जी को पुनः यहाँ पर आगमन के लिए अत्यधिक व्यस्तता के कारण भी वो हमारे बीच में आए, उन्होंने हमारे सैनिकों का सम्मान किया, हमारे शहीदों का यहाँ पर स्मरण किया और सैन्य धाम का आज पवित्र काम यहाँ पर शुरू करवाया। उनका मैं पुनः स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। भारत माता की, भारत माता की।
बहुत बहुत धन्यवाद आपसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी साहब। और इसके साथ ही मैं विनम्रतापूर्वक आग्रह करूंगा, जिनका कृपापूर्ण सानिध्य संपूर्ण देवधरा के साथ इस राष्ट्र को मिल रहा है, गगन से समंदर तक और सरहद से मरुस्थल तक, चौक आंगन से लेकर के परिवारों तक, कहीं न कहीं इतने बड़े रक्षा मंत्री और रक्षा मंत्रालय ने जो भावनाएं हमारे सैनिकों के लिए व्यक्त की, ऐसे पुरोधा, ऐसे भगीरथ, परम श्रद्धेय सम्मानित अपने रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी को आमंत्रित करूंगा दीर्घामी। उनका कृपापूर्ण आशीर्वाद हम सबको मिले, मेरा विनम्रतापूर्वक आग्रह। उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह जी धामी, हमारे सहयोगी रक्षा राज्य मंत्री भारत सरकार श्री अजय भट्ट जी, विधानसभा अध्यक्ष श्रीमान प्रेमचंद जी अग्रवाल, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री मदन जी कौशिक, सैनिक कल्याण मंत्री जिनकी देखरेख में यह सब सारा कार्य संपादित हो रहा है, ऐसे श्री गणेश जी जोशी, और हमारे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह जी रावत, श्रीमती माला राजलक्ष्मी जी शाह, सांसद श्री खजानदास जी, सहदेव सिंह जी, बहुत सारे नाम हैं, यहाँ की महापौर, सभी सम्मानित विधायक, सांसदगण, और इस कार्यक्रम में मौजूद हमारी सभी सम्मानित वीर नारी माताओं एवं बहनों तथा अन्य देहरादून के मेरे सम्मानित बहनों एवं भाइयों, सबसे पहले तो मैं उत्तराखंड सरकार के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि जैसा मोदी जी ने आज के 4 साल पहले कहा था, उत्तराखंड में 4 धाम है, गंगोत्री है, यमुनोत्री है, केदारनाथ धाम है, बद्रीनाथ धाम है, एक चौथा धाम भी यहां की धरती पर होना चाहिए, वह सैन्य धाम होना चाहिए, और जो अपेक्षा पांचवां धाम सैन्य धाम होना चाहिए, जो उनकी अपेक्षा थी, उस अपेक्षा के अनुरूप उत्तराखंड सरकार ने अपना काम प्रारंभ किया है। उसके लिए मैं उत्तराखंड की सरकार को विशेष रूप से बधाई देता हूं। और मैं यह भी कहना चाहूंगा उत्तराखंड सरकार से, यह जो काम प्रारंभ हुआ है जल्दी से जल्दी पूरा होना चाहिए, और इस पर काम भी जितनी जल्दी से जल्दी हो, जल्दी से जल्दी वह काम भी प्रारंभ कर देना चाहिए, इसमें विलंब नहीं होना चाहिए। उत्तराखंड का जहां तक प्रश्न है, बहनों भाइयों, पूरा भारत इस सच्चाई को अच्छी तरह जानता है, यह वीरों की धरती है, यह तपोभूमि है, और इतना ही नहीं, शौर्य और पराक्रम की यह भूमि है। उत्तराखंड की वादियों में जहां भी चले जाइए, शौर्य, साहस और पराक्रम के किस्से सुने और सुनाए जाते हैं। इसीलिए हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यह कहा था, जो उत्तराखंड अलग राज्य बनाने की मांग हो रही है, उस उत्तराखंड की धरती पर, उस उत्तराखंड की पानी में जरूर कुछ न कुछ ऐसी बात है कि यदि उत्तराखंड राज्य को अलग कर दिया जाए तो कोई आपत्ति नहीं, बल्कि इसका स्वागत किया जाना चाहिए। और उत्तराखंड राज्य की अलग से स्थापना आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की थी उसमें, और उसके बाद उत्तराखंड का विकास अपेक्षाकृत तेजी के साथ बहनों भाइयों यह हो रहा है। और मुझे खुशी है कि 1734 जो शहीद परिवार हैं, उन परिवारों के आंगन की मिट्टी लाकर अब इस उत्तराखंड में सैन्य धाम बनेगा। मेरे बहनों भाइयों, यह कोई छोटी बात नहीं है। शहीद कौन होता है? जिसका मन बड़ा होता है, जो निडर होता है, और जिसके अंदर राष्ट्रीय स्वाभिमान की प्रबल भावना होती है, वही शहीद हो सकता है। बहनों भाइयों, अथवा देश की सुरक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर सकता है। सेना में भी जो भर्ती होते हैं, उनके अंदर भी यह तड़पण होती है
कि देश की सुरक्षा के लिए यदि आवश्यकता पड़ी तो हम अपना बलिदान देने में रंच मात्र भी हिचकेंगे नहीं। ये भाव मन में सजो कर तब वो सेना में भर्ती होते। और ये छोटे मन के लोग यह काम नहीं कर सकते, बड़े मन के लोग ही यह काम कर सकते हैं। और जैसा मैंने कहा कि जिसके अंदर राष्ट्रीय स्वाभिमान की प्रबल भावना होगी वही यह काम कर सकता है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब भारत में ब्रिटिश हुकूमत थी, एक 14 साल, 16 साल, 18 साल के जवानों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया। वो कौन सी भावना थी? वह राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना थी। मैं याद दिलाना चाहता हूं चंद्रशेखर आजाद की 26 साल की जवानी थी। उन्होंने इसी इलाहाबाद के कंपनी गार्डन में अपने रिवाल्वर की गोलियों से अपने दुश्मनों को भूनते भूनते जब रिवाल्वर में अंतिम गोली शेष बची थी तो चंद्रशेखर आजाद को इस बात की चिंता सताने लगी थी कि कहीं विदेशियों की रिवाल्वर की विदेशी गोली हमारे जिस्म में प्रवेश कर हमारे जिस्म को नापाक न कर दे। इसलिए राष्ट्रीय स्वाभिमान के धनी चंद्रशेखर आजाद ने अपने ही रिवाल्वर की अंतिम गोली अपने सीने में दाग लेने का काम किया था, तब जाकर यह भारत आजाद हुआ। यह होती है राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना। अशफाकुल्लाह खान 21 साल की जवानी थी। मां कहती थी बेटा जवान हो गया है, शादी कर ले। बहू ला, मैं भी बूढ़ी हो गई, मेरी देखभाल करेगी, मेरी परवरिश करेगी। लेकिन अशफाकुल्लाह के दिल में तो आजादी हासिल करने की दीवानगी थी। मुस्कुरा कर मां के आग्रह को टाल देता था। लेकिन जब अंग्रेजों की हत्या करने के मामले में फांसी की सजा हुई, फांसी के तख्त पर ले जाया गया, तो मजिस्ट्रेट ने पूछा, बोलो अशफाकुल्लाह, तुम्हारी अंतिम मुराद क्या है? जो भी तुम्हारी अंतिम मुराद होगी, तुम्हारा यह संदेश तुम्हारी मां तक पहुंचा दिया जाएगा। बहादुर राष्ट्रीय स्वाभिमान के धनी अशफाकुल्लाह खान ने कहा, जय मजिस्ट्रेट, मेरी मां तक जाकर यह संदेश पहुंचा देना कि तुम्हारा बेटा अशफाकुल्लाह आज फांसी के तख्त पर खड़े होकर अपनी शादी रचाने जा रहा है, तुम्हारी मुराद पूरी करने जा रहा है। बहनों भाइयों, यह राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना है जो कि अपना सर्वस्व न्यौछावर करने की लोगों को प्रेरणा देती है। और ऐसे लोग जिन्होंने की राष्ट्र की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है, उनके आंगन की मिट्टी लाई गई है। उत्तराखंड के 1734 ऐसे शहीद परिवारों के, मैं इसके लिए बार बार उत्तराखंड सरकार को अपनी तरफ से बधाई देना चाहता हूं। यह कोई छोटा काम नहीं है। बचपन रहा होगा मां की गोद में खेलते खेलते, उनकी किलकारियां परिवार के लोगों ने सुनी होगी। घुटनों के बल उस आंगन में चले होंगे जिस आंगन से यहां पर मिट्टी लाई गई। इसीलिए बहनों भाइयों, जिस समय मैं मिट्टी इसमें मिला रहा था तो मेरे मन के अंदर एक भाव पैदा हुआ और उस मिट्टी को लेकर मैंने अपने मस्तक पर लगाने का काम किया था, ताकि मैं हृदय से उनके प्रति अपने सम्मान की अभिव्यक्ति कर सकूं। और मेरा पूरा विश्वास है सैन्य धाम में जो आएगा, इस सैन्य धाम से कुछ न कुछ प्रेरणा लेकर जाएगा। और प्रेरणा लेकर जाएगा तो राष्ट्रीय स्वाभिमान की प्रेरणा लेकर जाएगा, देश के लिए कुछ न कुछ कर गुजरने की वह प्रेरणा लेकर जाएगा। ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। और जहां तक गढ़वाल का प्रश्न है, गढ़वाल तो वैसे भी वीरों की धरती के रूप में जानी जाती है। उत्तराखंड की जो एक महान परंपरा है, इसी महान परंपरा के बाहर जितन जनरल बिपिन रावत भी थे, जो कि भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। बहनों भाइयों, हेलीकॉप्टर क्रैश में जिस तरीके से उनकी का निधन हुआ है, मैं मानता हूं कि भारत की एक बहुत बड़ी क्षति उससे हुई है, बहुत बड़ी क्षति हुई है। और उनके साथ साथ हमारे अन्य 11 जो है जवान शहीद हुए और उनकी धर्मपत्नी भी शहीद हुई। यह बहुत ही दुखद रहा हम लोगों को। जो बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां उनके कंधों पर डाली गई थी, उन जिम्मेदारियों को पूरा करने की दृष्टि से वह लगातार अथक परिश्रम कर रहे थे। लेकिन वह हमारे बीच नहीं रहे।
लेकिन मैं मानता हूं लोगों के दिलों में जनरल बिपिन रावत सदैव जिंदा रहेंगे, ऐसा मेरा भरोसा है, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। और मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जो यहां सैन्य धाम बन रहा है, यह मोदी जी की प्रेरणा से ही सैन्य धाम बन रहा है। हमारे प्रधानमंत्री, उनकी प्रेरणा से सैन्य धाम बन रहा है। और आपको मालूम होगा, मोदी जी ने शासन की बागडोर संभालने के बाद ही सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार किया, केदारनाथ का पुनर्निर्माण किया, और आपने देखा कि अयोध्या की धरती पर भव्य राम मंदिर का शिलान्यास किया। और इतना ही नहीं, काशी में आपने देखा होगा बाबा विश्वनाथ की पुराना गौरवमयी स्वरूप प्रदान किया है। यह हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। भारत किसी भी सूरत में अपनी सांस्कृतिक जड़ों से कटने न पाए। भारत अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुटा रहे, लगा रहे। यह हमारी सोच है बहनों भाई। जो अपनी संस्कृति से, जो अपनी परंपराओं से जो कट जाता है, उसकी हालत एक कटी पतंग की तरह हो जाती है। और मैं कहना चाहूंगा यहां के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को भी और गणेश जी जोशी को भी, ये जो सैन्य धाम बनाए हैं, केवल एक कोई भवन खड़ा हो जाए, कोई स्मारक बन जाए, यहीं तक इसे सीमित नहीं किया जाना चाहिए। बल्कि जितने भी ऐसे परिवार हैं जहां से जिन लोगों ने शहादत दी है, ऐसे शहीदों के नाम अच्छी तरह से अंकित किए जाने चाहिए, पूरा दीवारों पर अंकित किए जाने चाहिए, ताकि कोई भी आए तो यह देख सके किस गांव का कौन सा व्यक्ति कब उसने जो है भारत की एकता और अखंडता के लिए उसने अपनी शहादत दी है। और मैं तो यह कहूंगा कि इस प्रकार का भी सिस्टम होना चाहिए कि ताकि यदि कोई ऑनलाइन भी यदि अपनी श्रद्धांजलि अपने शहीद के प्रति अर्पित करना चाहता, तो ऑनलाइन भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर सके, ऐसी व्यवस्था सैन्य धाम में की जानी चाहिए। दुनिया के दूसरे देशों में यदि कोई बैठा हुआ है, यदि ऑनलाइन वह श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता है, तो वह भी ऑनलाइन अपनी श्रद्धांजलि अपने शहीद को अर्पित कर सके। इस प्रकार की व्यवस्था की जानी चाहिए। बहनों भाइयों, जहां तक हमारी सरकार का प्रश्न है, मैं कह सकता हूं हमारे प्रधानमंत्री जी, उनके नेतृत्व की पूरी सरकार, जो भी हमारे सैनिक हैं, उन सैनिकों के लिए जो कुछ भी बन सकता है वह तो करती ही है, लेकिन हम देश के पूर्व सैनिकों का भी उतना ही सम्मान करते हैं। और मैं याद दिलाना चाहता हूं, 40 वर्षों से लगातार मांग हो रही थी पूर्व सैनिकों के द्वारा कि 1 रैंक 1 पेंशन की सुविधा उन्हें दी जानी चाहिए, लेकिन 1 रैंक 1 पेंशन की सुविधा उन्हें 40 वर्षों तक प्राप्त नहीं हो पाई थी। लेकिन मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनते ही बहनों भाइयों, चुटकी बजाते ही 1 रैंक 1 पेंशन की व्यवस्था जो है लागू कर दी। और मैं आपको कहना चाहता हूं, इसके अतिरिक्त भी कई ऐसी चीजें हुई हैं कि रक्षा मंत्री की जिम्मेदारी संभालने के बाद मैंने स्वयं करने की कोशिश की है। जैसे कि साल 2006 से पहले रिटायर हुए हवलदार, जिनको नायब सूबेदार के रैंक में रिवाइज पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा था, उन सभी के लिए प्री 2006 यानी 2006 के पहले के रिटायर्ड हवलदार, जिनको ऑनरेरी नायब सूबेदार का रैंक मिला है, उन्हें भी अब रिवाइज पेंशन का लाभ मिले। कर दिया गया है, जब उन्हें भी रिवाइज पेंशन का पूरा लाभ मिलेगा। इतना ही नहीं, शार्ट सर्विस कमीशन के माध्यम से सेना में आए अधिकारियों की शिकायत थी कि सेवा से मुक्त होने के बाद उन्हें रैंक लगाने की इजाजत नहीं दी जाती है। इससे कई युवा सेना की नौकरी करने से कतराते थे। हमने उनकी वह शिकायत दूर कर दी। अब शार्ट सर्विस कमीशन से भी जो सेवा मुक्त हुए हैं अधिकारी, अपने रैंक का उपयोग कर सकते हैं, यह भी आदेश जारी कर दिया। 50 सालों में नेवी और एयरफोर्स के पर्सनल के लिए पेंशन रेगुलेशन को रिवाइज ही नहीं किया गया था। हमने दिसंबर 2020 में तीनों सेनाओं के पेंशन रेगुलेशन को रिवाइज करने के आदेश जारी कर दिए हैं। पहले बैटल कैजुअलिटी के लिए मामलों में केवल 2 लाख रुपए की यक्स ग्रेशिया राशि जो दी जाती थी, हमने उसे 4 गुना बढ़ाकर 8 लाख रुपए कर दिए हैं। बहनों भाइयों, यह जो भी काम सरकार ने किए हैं,
मैं समझता हूं कि आपके ऊपर एहसान नहीं किया है। सरकार ने अपना फर्ज पूरा किया है और आगे भी बहुत सारी चीजें हैं जिनकी घोषणा मैं यहां पर नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि दिसंबर के अंत तक अथवा जनवरी के मध्य तक बहुत सारे कुछ और महत्वपूर्ण फैसले अपने भूतपूर्व सैनिकों के लिए मैं करूंगा। अपने प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में मैं इतना आपको यकीन दिलाना चाहता हूं। पूर्व सैनिकों की पेंशन से जुड़े मामले पहले अटके भटके और लटके रहते थे, लेकिन अब ऐसी व्यवस्था कर दी गई है कि अब वह सब सारे पेंशन के मामले अब लटके अटके भटके नहीं रहेंगे, बल्कि एक डेडिकेटेड पेंशन ग्रीवांस सेल बना दिया गया है, जिसके माध्यम से 97% मामलों का सफलतापूर्वक अब निस्तारण भी हो रहा है। वैसे ही पूर्व सैनिकों के परिवारों को ECHS की सुविधा बड़े पैमाने पर बढ़ाई गई है और अब यह सुविधा वर्ल्ड वार सेकेंड के वेटरन्स, इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर्स के साथ साथ शार्ट सर्विस कमीशन के अधिकारियों को भी दी जा रही है। तो सैन्य धाम के शिलान्यास के कार्यक्रम में राजनाथ सिंह को आप सुन रहे थे और इस वक्त सीधे हम अयोध्या का रुख करेंगे और इस वक्त सरयू घाट से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री इस वक्त सरयू की पूजा कर रहे हैं। यहां पर एक आरती का आयोजन किया गया है, जिसकी सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सरयू घाट पर आरती का आयोजन, भव्य तैयारी यहां पर की गई है और जितने मुख्यमंत्री हैं वो अपने परिवार के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं, धर्मपत्नी सहित यहाँ पर पहुंचे हैं और किस तरह से यहाँ पर तैयारी की गई है वो हम आपको दिखा रहे हैं। जेपी नड्डा को बीच में आप देख सकते हैं और बाकी तमाम मुख्यमंत्री इस वक्त पूजा अर्चना मां सरयू की करते दिखाई दे रहे हैं। अस्नानार्थं प्रतिगृह्यतां भगवती श्री सरयू देव्यै नमः। पंचमस्नान्ति चंदन दीजिए। अयोध्यारामनी गणपति परिधारण नाम संवत्सरे भगवती श्री सरयू सन्निधौ आनंद नाम संवत्सरे मासे पवित्र मासे मार्गशीर्ष मासे तो काशी से ये सभी के सभी मुख्यमंत्री अब अयोध्या पहुंचे हैं और सुबह हमने देखा किस तरह से एयरपोर्ट पहुंचने के बाद पंचशील होटल में भी इनका भव्य स्वागत किया गया और वहां से अब ये लोग सरयू के तट पर पहुंचे हैं, सरयू घाट पर पहुंचे हैं, जहां पर मां सरयू की पूजा अर्चना करने के बाद कहा यह जा रहा है कि सरयू तट पर एक आरती का आयोजन किया गया है, उस आरती में शामिल होंगे और उसके बाद राम की पैड़ी पर भी ये तमाम मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं। जेपी नड्डा को आप बीच में देख सकते हैं क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सीएम धामी कुछ कार्यक्रम की वजह से यहां पर नहीं पहुंचे। जेपी नड्डा इन तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ हैं और उत्तर प्रदेश में इनका भव्य स्वागत हुआ। काशी में भी कुछ इसी तरह की देखने को मिली और जब ये पहुंचे हैं अयोध्या, यहाँ पर रामलला के दर्शन पूजन भी करेंगे, लेकिन उससे पहले हम देख रहे हैं कि परिवार के साथ किस तरह से पहले होटल में उनका स्वागत किया गया और अब काफी अच्छा लगा है। अयोध्या का श्री रामचंद्र का जो भूमि में जो आके हम लोग को देखने मिला है और सबसे मिलने हुआ है, पूजा किया है, तो मन को शांति मिलता है। मैम पहली बार आप अयोध्या आई हैं? जय श्याम। तो पहली बार अयोध्या आई हैं तो जय श्री राम के नारे भी लगाए हैं। मुख्यमंत्री अपनी अपनी पत्नियों के साथ यहां पर पहुंचे हैं, परिवार के साथ ये कार्यक्रम रखा गया था और उन्होंने कहा कि यहां पर हम पहुंचे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, भगवान की भक्ति में हम लीन हैं, रामलला के दर्शन हम करेंगे और ये तस्वीरें सरयू तट से हम आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद राम की पैड़ी भी जाएंगे, वहां पर घाट पर पहुंचेंगे और वहां पर घाट पर पहुंचकर वहां का निरीक्षण करेंगे, थोड़ा सा घूमे फिरेंगे और फिर बताया जा रहा है कि हनुमान गढ़ी के दर्शन करेंगे और फिर रामलला के दर्शन करने के लिए ये तमाम मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। मनोहर लाल खट्टर को देख रहे हैं, बाकी मुख्यमंत्रियों को भी आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर पूजा पाठ की है। काशी में थे, वहां पर इनका भव्य स्वागत हुआ, काशी में एक भव्य समारोह रखा गया, वहां पर काशी कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ प्रधानमंत्री द्वारा और फिर
सभी के सभी मुख्यमंत्री आज अयोध्या में हैं और जेपी नड्डा उनके साथ। तो बहुत ही अच्छा लगा। 1 मिनट चलो सर, आप अयोध्या आए हैं। मैम आप अयोध्या आई हैं, कैसा रहा मैम? बहुत बहुत अच्छा अनुभव रहा। ओके, और जी बैठ जल्दी आओ इधर। रामगोपाल कोशिश कर रहे हैं कि तमाम मुख्यमंत्रियों और उनकी पत्नियों से बातचीत की जाए, कैसा लगा अयोध्या पहुंचकर। और रामगोपाल हमारे साथ जुड़े भी हुए हैं। रामगोपाल, वहां पर तमाम मुख्यमंत्री अपनी पत्नियों के सहित पहुंचे हुए हैं और उन्होंने कहा कि उन्हें यहाँ कर अच्छा लग रहा है, रामलला के दर्शन करेंगे, जय श्री राम के नारे भी लगाए। कौन कौन इस वक्त वहां पर मौजूद है, क्योंकि सरयू तट पर हम देख रहे हैं अब यहाँ से निकल रहे हैं तमाम मुख्यमंत्री अपनी पत्नियों के साथ। कोई बात नहीं मैम। मैम आप पहली बार अयोध्या आई हैं, क्या कुछ दिखा आपको, कितना अच्छा लगा? बहुत अद्भुत लग रहा है। देखिए यहाँ पे ये जो मेरे सामने सरयू का तट है, ये बहुत सुंदर दिख रहा है और रामलला की इस जन्मभूमि में आना हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है और ये संभव हुआ है हमारे प्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी की वजह से। और यहाँ का नज़ारा मैं ये मानती हूँ जो भी आएगा उसको जरूर अपने जीवन में अद्भुत देखने को मिलेगा। अद्भुत देखने को मिलेगा, अद्भुत देख। जनता पार्टी, जिस पार्टी से हम लोग आते हैं, जनता के ऊपर विश्वास करते हैं। सर आज आरती की है, कैसा रहा अयोध्या का टूर? सर अयोध्या में रामगोपाल, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, आप चूंकि बात करने की कोशिश कर रहे हैं, तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत हो रही है, आपकी उनके परिवार वालों के साथ बातचीत हो रही है, जरा ये बताइए कि अब यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि तमाम मुख्यमंत्री और उनका परिवार यहाँ से निकल रहा है, अब कहाँ पर ये लोग जाएंगे? सर कैसा रहा ये? 5-7 तो सरयू घाट से सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। रामगोपाल इस वक्त चाह रहे थे कि सभी से बातचीत की जाए, लेकिन सब बेहद खुश हैं, रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। उनका कहना है कि रामलला के दर्शन हो जाए, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। अयोध्या आकर उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है, इस बात का भी जिक्र किया। मुख्यमंत्री, उनकी पत्नियां भी यहां पर मौजूद हैं और आप सरयू घाट से ये लोग आगे बढ़े हैं। बताया जा रहा है कि राम की पैड़ी पर जाएंगे और वहां से फिर बताया जा रहा है कि हनुमानगढ़ी और उसके बाद रामलला के दर्शन पूजन के लिए राम मंदिर परिसर में भी पहुंचेंगे ये तमाम मुख्यमंत्री। तो हम दिखा रहे हैं तस्वीरें सरयू घाट से, जहां पर जेपी नड्डा को भी आप देख सकते हैं। तमाम बीजेपी शासित राज्य के मुख्यमंत्री इस वक्त यहां पर मौजूद हैं और पूजा अर्चना, राम से आशीर्वाद, पहले बाबा भोलेनाथ से आशीर्वाद और अब श्री राम से आशीर्वाद लेने ये सभी के सभी यहां पर पहुंचे हैं। अरे यहीं रोक लो भाई। और रुकते हैं यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18।